नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल सिंह ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी को एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडोनेशिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे क्योंकि इंडोनेशिया के द्वारा हाल ही में ऑफिशियली ब्रिक्स की मेंबरशिप इसको प्रदान की गई है। तो ब्रिक्स क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम इसमें कोई वेस्टर्न कंट्रीज क्यों शामिल नहीं हो रही, सारी बातों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखना, काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन और एग्जाम से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कटआउट मैंने लगा दिया है। यहाँ पर आप देखिए, इंडोनेशिया बिकम्स फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील कंफर्म्स। तो ब्राजील अभी क्या है, वहां पर उसकी मीटिंग्स वगैरह हुई थी जहां पर यह कंफर्म कर लिया गया है कि अभी क्या हुआ है, जो इंडोनेशिया है वो फुल टाइम मेंबर बन चुका है किसका, ब्रिक्स ग्रुप का। तो ऑफिशियली ब्रिक्स का मेंबर बन गया है, फुल टाइम मेंबर बन गया है ना। ब्राजील गवर्नमेंट ने ये वाली बात एक्सेप्ट कर ली है। ये इससे रिलेटेड कटआउट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ब्रिक्स की शुरुआत में 4 ही देश थे, लेकिन बाद में फिर इसमें एक और साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। ये 4 स्टार्टिंग ब्रिक्स एक्रोनिम में कौन कौन है, बी फॉर ब्रिक्स, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये पांचों देश क्या थे, पहले ब्रिक्स के हिस्सा थे और बाद में इसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। स्टार्टिंग में इस तरीके का ब्रिक्स का मैप दिखता था। तो यहाँ पर आप देखो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगर इन ब्रिक्स के जो ओरिजिनल 5 मेंबर हैं उनको अगर आप देखोगे तो लगभग 3 बिलियन इनकी पॉपुलेशन है, जो कि ऑलमोस्ट 42% ऑफ द वर्ल्ड है। उसके अलावा 21 ट्रिलियन क्या है इनकी जीडीपी है, कंबाइंड जीडीपी 21 ट्रिलियन के आसपास है। साथ में टेरिटरी अगर आप देखो तो पूरी दुनिया का 30% इनके पास है। ये कई सारी चीजें, और साथ में जो ब्रिक्स हैं उनमें अगर आप देखो ये किन किन मुद्दों पर कॉपरेट करते हैं, तो यहां पर आप देखो हेल्थ के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, उसके अलावा सिक्योरिटी, बिजनेस और आपके टेक्नोलॉजी, बिजनेस और फाइनेंस। तो ये सारे इश्यूज होते हैं जहां पर ये देश कॉपरेट करते हैं एक दूसरे से। अब इनमें कई सारे नए मेंबर्स भी जुड़ रहे हैं। इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इसकी पहली समिट हुई थी येकातेरिनबर्ग नाम का एक शहर है रशिया के अंदर, वहां पर 2008 में इसकी पहली समिट हुई थी, है ना। तो पहली मीटिंग आप बोल सकते हो ब्रिक्स की। साउथ अफ्रीका बाद में इसमें ज्वाइन किया था। साउथ अफ्रीका ने कुछ फॉलोइंग द ईयर, मतलब अगले साल ही 2009 के आसपास या 2009 या 2010 में, आप एक बार कंफर्म कर लेना, साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया था क्योंकि लगातार ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। उसके बाद अगर देखें, इसमें कई सारे एडिशनल मेंबर्स जुड़े थे, जिनमें आपने देखा होगा पिछले साल इसकी न्यूज आई थी, 5 नए मेंबर जुड़े थे, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, है ना, और साथ में आपका एक इंडोनेशिया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अभी क्या हुआ है, ये क्या है, एक तरीके की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अलग अलग देशों की सरकारें एक तरीके से मिलकर कॉपरेट करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो यूएस लेड G7 ग्रुप है वो एक तरीके का इसका या फिर GS7 का एक तरीके से अल्टरनेटिव लोगों को या फिर देशों को देता है। कई सारी कंट्रीज और भी इसमें ज्वाइन करना चाहती है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 30 देश ऐसे हैं जो इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, जैसे सबसे पहले जो ब्रिक नाम का जो एक्रोनिम है वो गोल्डमैन शेक के एक बैंकर थे, उनके द्वारा कॉइन किया गया था, उसको प्रस्तुत किया था उन्होंने। पहली ब्रिक समिट मैंने आपको बता दिया है 2009 में, मैंने पिछली स्लाइड में शायद 2008 बता दिया था, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। येकातेरिनबर्ग में हुई थी और बाद में नेक्स्ट ईयर साउथ अफ्रीका ने इसमें ज्वाइन कर लिया था। इनके द्वारा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक करके भी एक इनिशिएटिव लिया गया है जो कई सारे अलग अलग देशों को लोन देता है, काफी हेल्पफुल है। उसके बाद ब्रिक्स मेंबर्स कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू 44% ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। अब कई सारी आपकी, जैसे सऊदी अरेबिया यूएई और इजिप्ट जैसे देश आने के बाद जो ऑयल प्रोडक्शन है ये भी इस ब्रिक्स का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रशिया तो उसमें पहले से ही था। उसके अलावा इंडोनेशिया, जो कि अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है इसमें, ये दुनिया की चौथी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जिससे इसका जो वजन है और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका जो क्लाउड है वो और ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा, है ना। अभी लगभग 30 देश ऐसे हैं जो पाइपलाइन में जो चाहते हैं कि उनको ब्रिक्स की मेंबरशिप दी जाए, जिनमें कई सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी शामिल है, जैसे थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज कई सारी वो भी पाइपलाइन में है और वो चाहते हैं कि हमें ब्रिक्स की मेंबरशिप दी जाए। तो काफी पॉपुलर और फेमस ग्रुप हो रहा है टाइम से ही, है ना। उसके अलावा जो ब्रिक्स ग्रुप है उसका गोल क्या है, क्या करना चाहते हैं ये लोग, है ना। तो इंडोनेशिया की इनका गोल अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर कोलेबोरेशन बढ़ाना, अलग अलग देशों के बीच में कॉपरेशन बढ़े हर मुद्दे पर, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, जिस भी मुद्दे पर हो, अलग अलग देश आपस में सहयोग करें और जो भी इसमें खासकर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका ज्यादा इसमें रोल रहे और वो ज्यादा एक दूसरे से कॉपरेट करें, ये इसका गोल है। उसके अलावा यहाँ पर इक्वलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई देश
बड़ा इकोनॉमिकली बड़ा है तो उसका क्लाउड इसमें ज्यादा रहेगा, फिर उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। ऑब्वियसली जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनका थोड़ा सा वेटेज ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी इक्वलिटी के प्रिंसिपल को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। सभी देशों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ उनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिलेगी, और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है, एसडीजीज हैं, उनके ऊपर यहाँ पर पूरा पूरा फोकस होगा, और ये मेन इनका कमिटमेंट है। इसके अलावा जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं उनका एक कॉमन गोल है जिसमें ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम में क्या करना, लगातार सुधार करना। जैसे यूएन जैसी संस्थाएं हैं, इनमें लगातार सुधार की डिमांड होती रहती है, तो डेवलपिंग कंट्रीज का मानना है कि यूएन को रीस्ट्रक्चर या फिर उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो इस तरीके के जो ग्लोबल इश्यूज हैं, और खासकर ग्लोबल साउथ की जहां पर बात आती है, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, उनके मुद्दों को उठाना इनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है। अगर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो लगभग 3.5 बिलियन पीपल अभी इसमें शामिल है ब्रिक्स के अंदर, और ये पूरी दुनिया का 45% ग्लोबल पॉपुलेशन का हिस्सा माना जाता है। तो लगभग आधी आबादी करंटली ब्रिक्स के अंडर है ना। अभी और ज्यादा इसका एक्सपेंशन हो गया है। उसके अलावा लगभग 30 ट्रिलियन यानी कि दुनिया का 28%, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का 28% जो ब्रिक्स नेशंस हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट ये ग्रुप है। इसके अलावा ब्रिक्स में पूरा पूरा फोकस होता है इकोनॉमिक, इसका लगातार क्लाउड बढ़ रहा है, और अलग अलग देशों के बीच में अच्छे से इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, ये ब्रिक्स का क्या है, मेन एजेंडा है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, तो मैंने आपको बता दिया है। सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ बढ़ना इनका एक क्या है, गोल है। ब्रिक्स में कोऑपरेशन का एक अहम बिंदु है कि इस पर हम कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद रशियाज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी मार्केट्स, है ना। तो रशिया की वजह से एनर्जी मार्केट्स का काफी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, और कई सारे ऐसे देश जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर भारत पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते थे, तो वहां पर इंडिया को काफी इससे हेल्प मिल रही, क्योंकि अभी हम किसी पर्टिकुलर कंट्री पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। रशिया जैसे देश हमारे जो भी इंपोर्ट्स हैं, ऑयल इंपोर्ट्स हैं, एनर्जी आपके रिसोर्सेज जो है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो, वहां पर हमारी काफी हेल्प हो जाती है। अभी उसमें नए नए जो मेंबर्स आए हैं यूएई वगैरह, तो और ज्यादा कॉपरेशन बढ़ने की उम्मीद है। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ इजिप्ट एंड एथोपिया और इजिप्ट के आने से और ज्यादा जो इंटरनेशनल जो आपके ट्रेड रूट्स हैं, जिसमें आपका रेड सी और सुएज कैनाल है, वहां पर ब्रिक्स का इंफ्लुएंस काफी बढ़ जाएगा, और भविष्य में किसी भी तरह के खतरे से इनको बचाने में हेल्प मिलेगी, और कॉपरेशन और ज्यादा बढ़ेगा। द वेस्टर्न लेड ग्लोबल ऑर्डर, तो वेस्टर्न लेड ग्लोबल ऑर्डर को यहाँ पर चैलेंज दिया जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स जैसा एक नया ग्रुप खड़ा हो रहा है जिसमें दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज में से एक या फिर कुछ देश इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा द ग्लोबल साउथ इज अलाइनिंग विद द बीजिंग एंड मॉस्को और बीजिंग, और साथ में न्यू दिल्ली भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके साथ जो ग्लोबल साउथ यानी कि दुनिया के जो पिछड़े देश है, डेवलपिंग कंट्री है, वो खुद को अलाइन कर रहे हैं, और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जिसमें कोई भी भेदभाव ना हो और सभी के साथ इक्वलिटी की बात की जाए। बेशक इसमें चाइना का थोड़ा सा अलग एंगल है, वो खुद को वर्ल्ड लीडर बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी इंडिया जैसे देश उसको बैलेंस करने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। उसके बाद चाइनाज राइज एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, तो चाइना के राइज में भी ये चीज हेल्प करेगी। इसी तरह रशिया और इंडिया को भी बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। ब्रिक्स सिंबलाइजेस द इमरजेंस ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो बार बार मोदी जी या फिर हमारे जो लीडर्स हैं वो मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी कि बहुध्रुवी विश्व की बात करते हैं, जहां पर दुनिया के 2 सेंटर ना हो। जैसे पहले आपका यूएसएसआर और यूएसए हुआ करता था, अभी यूएसए और चाइना को माना जाता है कि 2 दुनिया के मेन पोल्स हैं। लेकिन अभी क्या है, इंडिया जैसे और रशिया जैसे पावर्स भी वहां पर बैलेंस करने के लिए मौजूद हैं, ताकि मल्टीपोलर वर्ल्ड को एक तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। तो ये पूरी की पूरा डिस्कशन था कि ब्रिक्स क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी शुरुआत कब हुई थी, और उसमें कौन कौन मेंबर्स हैं, नए मेंबर्स कौन आए हैं, इंडोनेशिया के आने के बाद क्या इंपैक्ट हुआ। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि और किन किन विषयों पर आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए, हमारे वीडियोस में और क्या सुधार हम कर सकते हैं, ये भी आप बताना मत भूलिएगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इसरो के नए चेयरमैन आज ही बने। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आप इजीली मुझे बता दोगे। श्री अजीत डोवाल, डॉक्टर मनोज गोविल, वी नारायणा या फिर श्री टीवी सोमनाथन। तो चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है, कमेंट्स में आप सभी को आंसर करना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।